Welcome friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, we are doing study of the Gupta period. And today we are going to discuss about the great Gupta ruler, Chandragupta II, who is also known as चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। यहां पर दोस्तों हम आज बात करेंगे चंद्रगुप्त सेकंड यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की, ठीक है। और हम पढ़ रहे हैं गुप्ता पीरियड को। हम 2-3 वीडियो इस पे कर चुके हैं, लेकिन हम गुप्ता पीरियड पर पहुंचे कैसे थे, एक बार सीक्वेंस बनाएंगे। देखिए, हमने सबसे पहले पढ़ा था स्टोन एज यानी पाषाण काल, उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो कि सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई, और यही प्रथम नगरीकरण की सभ्यता भी थी, ठीक है। अगर आ जाए एग्जाम में कि प्रथम नगरीकरण किस नदी के सहारे विकसित हुआ, तो आप कहेंगे सिंधु नदी के सहारे, सिंधु या इंडस नदी के सहारे। उसके बाद वैदिक पीरियड में हम आ गए थे। वैदिक पीरियड जो कि ये नगरीय सभ्यता थी, और फिर ये इसके खत्म होने के बाद हमने एक देहाती सभ्यता को देखा, रूरल सिविलाइजेशन को, जो कि वैदिक पीरियड कहा गया। आर्यंस जो थे भारत में आए, ठीक है, और इन्होंने वैदिक सभ्यता की शुरुआत की। 2 फेजेस में इसको हमने देखा। एक तो था ऋग्वैदिक पीरियड 1500 से 1000 बीसी, और दूसरा पीरियड 1000 से 600 बीसी तक का, ठीक है। यहीं पे आपको जब पहला है जो कि ऋग्वैदिक पीरियड है, उसे हम अर्ली वैदिक पीरियड कहते हैं, और यानी कि 1500 से 1000 बीसी तक का पीरियड है वो है अर्ली वैदिक पीरियड, और उसे ऋग्वैदिक पीरियड भी कहा जाता है। और 1000 से फिर 600 बीसी तक का पीरियड उत्तर वैदिक का लेटर वैदिक पीरियड कहा जाता है। लेटर वैदिक पीरियड में आते आते लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ जाता है, सेक्रीफाइसेस, हाँ, यानी बलि प्रथा, कर्मकांड, सुपरस्टिशन, सब कुछ यहाँ पे आपको दिखाई देने लगेगा। 6th सेंचुरी बीसी में उसके बाद आएंगे महान परिवर्तनों का काल, क्योंकि यहीं पे आपको 16 महाजनपद दिखाई दे रहे हैं। 16 महाजनपदों में से मगध एक ताकतवर महाजनपद के रूप में उभर कर आएगा, कई महाजनपदों को अपने आप में समेट लेगा, और फिर यहाँ पर कई डायनेस्टीज उभर कर आएंगी, जैसे हर्यक डायनेस्टी या हर्यंका डायनेस्टी, उसके बाद नंद डायनेस्टी, सबसे मतलब मौर्यंस के पहले नंद डायनेस्टी, और यहीं पे नंद डायनेस्टी का अंतिम शासक जो होगा वो धनानंद होगा, जिसको हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत करेंगे। यही वो पीरियड है, महान परिवर्तनों का काल इसे कहा जाता है, पीरियड ऑफ ग्रेट चेंजेस, 6th सेंचुरी बीसी। तो यहां पर आपको मगध जो है सबसे ताकतवर महाजनपद के रूप में उभर कर आता है। इसी को कहते हैं सेकंड अर्बनाइजेशन फेज। फर्स्ट अर्बनाइजेशन फेज सिंधु नदी के सहारे शुरू हुआ, द्वितीय अर्बनाइजेशन फेज ये गंगा नदी के सहारे शुरू होगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, ये पूछ देता है एग्जाम में। और इसी को कहते हैं और ये प्रथम नगरीकरण फेज ये था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, और द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत यहां से हो जाएगी, यानी सेकंड अर्बनाइजेशन फेज ये 6th सेंचुरी बीसी है। यहीं पे आपको कई धार्मिक आंदोलन आपको देखने के लिए मिलेंगे, जहां पर प्रमुख रूप से बुद्धिज्म और जैनिज्म मुखर रूप धारण करेंगे, और ये जो उभर के आएंगे ये किसकी खिलाफत करेंगे, ये करेंगे वैदिक धर्म का, ब्राह्मणों के वर्चस्व का, ठीक है, ये करेंगे सेक्रीफाइसेस का, बलि प्रथा का, जो कि वैदिक पीरियड में हो रहा है, कर्म कांडों का। तो यहां पर इसीलिए इसको कहा जाता है महान परिवर्तनों का काल। यहीं पे मगध उभर के आता है स्ट्रॉन्गेस्ट महाजनपद के रूप में। यहीं पे आपको बुद्धिज्म जैनिज्म मुख्य रूप धारण करते हैं। यहीं पे सेकंड अर्बनाइजेशन फेज है। उसके बाद आपको देखेंगे आपकी 2 फॉरेन इन्वेजन होंगे भारत में, एक 516 बीसी में जो कि ईरानी आक्रमण है, और डेरियस प्रथम आता है ईरान से और आक्रमण करता है, डेरियस प्रथम यानी दारा फर्स्ट। दूसरा होगा 326 बीसी, 326 बीसी में ये यूनानी आक्रमण है, हाँ, ग्रीस से आएगा सिकंदर या अलेक्जेंडर, लेकिन ये व्यास नदी को पार नहीं कर पाएगा। और मैंने जो बताया यहां पर मगध में कई डायनेस्टी उभर के आएंगे 6th सेंचुरी बीसी में, जब यहाँ पर मगध में कई डायनेस्टी उभर कर आएंगे, जैसे 6th सेंचुरी बीसी में मैंने बताया हर्यक डायनेस्टी, उसके बाद आपको शिशुनाग डायनेस्टी, फिर नंद डायनेस्टी, और नंद डायनेस्टी का ही शासक है कौन, घनानंद, जब सिकंदर का आक्रमण होता है, घनानंद या धनानंद। 326 बीसी में सिकंदर व्यास नदी को पार नहीं कर पाएगा, लौट जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे मौर्यन पीरियड को 322 बीसी में शुरुआत करेगा चंद्रगुप्त मौर्य। यही जो यहाँ पे
धनानंद जो है मगध में, हाँ, नंद डायनेस्टी का अंतिम शासक, मैंने अभी बताया, हाँ, 16 महाजनपदों में से मगध सबसे ताकतवर महाजनपद के रूप में उभर के आता है और वहीं पे डायनेस्टी उभरेगी हर्यक या हर्यंका। उसके बाद कौन सा, शिशुनाग, और फिर नंद डायनेस्टी का अंतिम शासक वहां पे है कौन, धनानंद। धनानंद या घनानंद दोनों नाम मिलेगा। उसी को हराकर 322 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से पाटलिपुत्र को राजधानी बनाते हुए मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत करेंगे। मौर्य डायनेस्टी का अंत 185 बीसी में होगा जब पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करेगा और यहां पर ये शुंग डायनेस्टी की शुरुआत कर देगा इस नॉर्थ इंडिया में, ठीक है ना। उसके बाद हम आ जाते हैं पोस्ट मौर्यन पीरियड में, ठीक है। पोस्ट मौर्यन पीरियड में तो अब देखिए पोस्ट मौर्य, इसका समय 322 से 185, फिर अप्रोक्सीमेट टाइम 200 बीसी टू 300 एडी है पोस्ट मौर्यन पीरियड का, यानी कि मौर्य उत्तर काल का। और मौर्य उत्तर काल में क्या होता है, देखिए मैंने बताया मौर्यों के डाउनफॉल के बाद, मौर्यों का जब पतन होगा, तो मौर्यों का पतन जब होता है तो कैसे होता है, मैंने बताया कि अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करेगा पुष्यमित्र शुंग 185 बीसी का अराउंड आप रख लीजिए, ठीक है। तो यहां पे हत्या करके शुंग डायनेस्टी की शुरुआत करेगा, ये ब्राह्मण है पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। तो इस तरह से जब पोस्ट मौर्यन पीरियड में हम पहुंचते हैं तो अंतिम मौर्य शासक यहां पे कौन है, बृहद्रथ है। उसके बाद डाउनफॉल तो शुरू ही है, तो डाउनफॉल पतन हो जाता है, खत्म हो जाता है मौर्य डायनेस्टी। तो अब मौर्य डायनेस्टी के डाउनफॉल पे दो ताकतें उभरेंगी, एक फॉरेनर कुछ आएंगे मध्य एशिया से, ठीक है, कुछ विदेशी ताकतें उभरेंगी और कुछ देशी ताकतें उभर कर आएंगी। देशी ताकतों के रूप में मैंने बता दिया, यहाँ पे शुंग डायनेस्टी आएगी, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करेगा 185 बीसी में पुष्यमित्र शुंग, यहाँ पे ये एस्टैब्लिश कर देगा कौन सा, शुंग डायनेस्टी, ये देशी ताकतें हैं। उसके बाद यहीं पे कण्व डायनेस्टी आ जाएगा, मैं बता चुका हूं पिछले वीडियो में, ये शुंग को हरा के आएंगे और फिर जब कण्व कमजोर हो जाएंगे तो यहीं पे शुंगों को हराकर यहां से शुरुआत करेंगे अपनी सत्ता का सातवाहन। लेकिन सातवाहनों का डोमिनेंस जो होगा इस क्षेत्र में होगा साउथ इंडिया में। तो इस तरह से मौर्य साम्राज्य के पतन पे देशी ताकतें जो मुख्य रूप से उभर के आती हैं, और भी ताकतें होंगी लेकिन मुख्य रूप से जो देशी ताकतें हैं, नॉर्थ इंडिया में शुंग डायनेस्टी, उसी के ऊपर आ जाएगी कान्वा, और फिर कान्वा को हराकर साउथ में अपना डोमिनेंस बनाएंगे सातवाहन, ठीक है। ये देशी ताकतें हैं। विदेशी ताकतों में सबसे पहले इंडो ग्रीक आएंगे, इंडो ग्रीक ऑफ बैक्ट्रिया, बैक्ट्रिया के हिंदवन, बैक्ट्रिया में बताते रहता हूं, बैक्ट्रिया नॉर्दर्न अफगानिस्तान और कुछ सेंट्रल एशिया मध्य एशिया का पार्ट है, ठीक है। तो बैक्ट्रिया के हिंद यमन आएंगे भारत में सबसे पहले, उसके बाद शक आएंगे, उसके बाद शक को इंग्लिश में कहते हैं सीथियंस, फिर पर्थियंस आएंगे। पर्थियंस आपको अफगानिस्तान और पाकिस्तान देख रहा है, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ ईरान होगा। इस ईरान का जो नॉर्दर्न पार्ट है, हाँ, वहीं पे रहने वाले लोग पर्थियंस कहे जाते थे। तो उसके बाद सबसे पहले इंडो ग्रीक, फिर शक यानी सीथियंस, फिर पर्थियंस, और पर्थियंस के बाद सबसे अंत में आएंगे भारत में कुषाण। ये सभी सेंट्रल एशिया मध्य एशिया से आएंगे। मध्य एशिया का पार्ट कौन सा है, अफगानिस्तान के ऊपर वाला, ये मध्य एशिया का पार्ट है, मैं बता चुका हूं। तो इस तरह से दो ताकतें उभरेंगी भारत में, कुछ विदेशी ताकतें, कुछ देशी ताकतें। विदेशी ताकतें होंगी जो मध्य एशिया से, सेंट्रल एशिया से आएंगी, सबसे पहले इंडो ग्रीक, उसके बाद शक, उसके बाद पर्थियंस और फिर कुषाण, हाँ। और देशी ताकतों में शुंग पहले यहां पर, फिर कान्वा और फिर साउथ इंडिया में सातवाहन। अब होगा क्या, मैंने बताया था कि जब गुप्ता पीरियड के बारे में अब आ गए, अब हम पोस्ट मॉडर्न से जब गुप्ता पीरियड में आएंगे तो यहां देखेंगे कि जब यहां पर सबसे अंत में कौन आया था, मध्य एशिया से कुषाण आए थे। जब यहां कुषाणों का शासन है, इस क्षेत्र में कुषाणों का शासन है, यहां पर है कुषाणों का शासन, ठीक है। इस पूरे एरिया में मैंने बता दिया था कुषाणों का शासन है, ठीक है। ये कुषाणों का शासन है, ये पूरा तो कुषाणों का शासन है। कुषाण और यहीं पे पैरेलल इनके चल रहे हैं सातवाहन, कुषाण और सातवाहन पैरेलल चल रहे हैं। जब कुषाणों का अंत होगा तो यहीं पे शुरू हो जाएगा, हाँ, यहीं पे आ जाएंगे गुप्ता, जो कि शुरुआत अपनी करेंगे ईस्टर्न यूपी और पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र से इनका उद्भव होगा। ये शुरुआत करेंगे गुप्त यहां से, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से। तो यही लोकेशन यहां जो हम गुप्ता पीरियड में देख रहे हैं, गुप्ता पीरियड का टाइम 300 से 550 एडी का अराउंड, थोड़ा बहुत का अंतर आपको हमेशा मिलेगा। तो जिन पॉइंट्स को हमें देखना है, तो
ये पॉइंट्स हमें देखना है, जहां पे अभी हमने लोकेशन बता दिया, हर वीडियो में बताते रहता हूं। तो ये लोकेशन हमने देख लिया। ओरिजिन के जहां तक बात है, गुप्ताओं के ओरिजिन के बारे में कुछ भी पता नहीं है, अलग अलग स्कॉलर्स के अलग अलग मत है, कोई ब्राह्मण, कोई वैश्य, कोई क्षत्रिय, कोई निम्न कुल का बताता है, ये मैं बता चुका हूं। उसके बाद हम आ गए हैं रूलर्स पे। तो रूलर्स पे हम डिस्कशन हमारा चल रहा है, ठीक है। उसके बाद हमें जो देखना है यहाँ पर प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड एंड इकोनॉमी, आपको व्यापार और अर्थव्यवस्था, सोशल डेवलपमेंट, समाज के बारे में यहाँ जानेंगे, रिलीजन, धर्म के बारे में, आर्ट, कला के बारे में, लिटरेचर, साहित्य के बारे में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि विज्ञान और तकनीक के बारे में, और फिर डाउनफॉल हम देखेंगे, पतन को देखेंगे गुप्तों के। तो यहां पर जो है देखिए गुप्त रूलर्स जो हैं, आप देखिए यहां पर गुप्त रूलर्स, गुप्तों को हम बांटेंगे इनके रूलर्स को दो पार्ट में बेसिकली। एक तो मेन गुप्ताज जो होंगे और दूसरा लेटर गुप्ताज होंगे, मैं बताते रहता हूं। ये मेन गुप्ताज ये हैं, और उसके बाद गुप्तोत्तर काल के, दोनों गुप्ता ही है लेकिन ये बाद के गुप्ता है। स्कंद गुप्त के बाद, जब गुप्ता पीरियड उतना मजबूत नहीं रहेगा, उस समय कहा जाएगा लेटर गुप्ता, ठीक है। तो गुप्तों में हमें बहुत ही कम शासकों को डिटेल में पढ़ना है, जैसे समुद्रगुप्त को हम पढ़ चुके हैं और चंद्रगुप्त सेकंड को यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को आज हम पढ़ने वाले हैं। लेटर गुप्ताज में भी 7-8 शासक है। अंतिम शासक विष्णुगुप्त, आपको याद रखना है कि गुप्तों का अंतिम शासक कौन है, तो विष्णुगुप्त, या उत्तर गुप्त के या लेटर गुप्ताज के अंतिम शासक कौन है, तो विष्णुगुप्त। ये आपको एग्जामिनेशन पर्पस से याद रखना है। आज हमारी चर्चा है कहां पे, चंद्रगुप्त सेकंड पे। तो अब देखिए चंद्रगुप्त सेकंड पे, मेन गुप्ता में हम श्रीगुप्त को पढ़ चुके हैं, ये फाउंडर थे गुप्ता डायनेस्टी के, घटोत्कच, उसके बाद चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त प्रथम को हमने माना था रियल फाउंडर, हमने बताया था आपको, यहां पे हमने पढ़ा था। उसके बाद कांच के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है, हमने समुद्रगुप्त को पढ़ा था, और समुद्रगुप्त को हमने दो पार्ट में देखा था। कहां, टाइटल्स, पहले पार्ट में टाइटल्स मैंने उपाधियां देखी थी, प्रयाग प्रशस्ति, और दूसरे पार्ट में वॉर्स को देखा था, ठीक है। वॉर्स मतलब युद्धों को देखा था, अलग अलग युद्ध नीति थी। सब पिछले वीडियो में हमने वॉर्स को देखा था, और मैंने आपको बताया था, ये एक बार मैं फिर थोड़ा सा इसको बता रहा हूं इसलिए कि आप बहुत इंपॉर्टेंट है समुद्रगुप्त के बारे में, उसकी युद्ध नीतियों का के बारे में जानना। देखिए पहला नीति इसका आर्यावर्त के, इधर आर्यावर्त के पहला, ये 5 फेजेज में अटैक करता है समुद्रगुप्त, ठीक है। और ये पहला अटैक ये आर्यावर्त के क्षेत्र में है, ठीक है। आर्यावर्त या गंगा यमुना दोअब इसको कहा जाता है यहां पे। तो यहां पे ये अटैक करेगा, और पहले फेज में, यहां पर 2 फेजेज में, एक बार में 3 स्टेट्स जीतेगा, दूसरे बार में 9 स्टेट्स। और यहां इसकी जो पॉलिसी है राज्य प्रस्फोदरण, यानी कि सकल, या उसको कहते हैं सकल राज्य प्रस्फोदरण, मतलब यहां पे वो जीतेगा और अपने आप में अपने साम्राज्य में मिला लेगा, डायरेक्ट कंट्रोल करेगा यहां के राज्यों को, और यानी कि इनका संपूर्ण नाश कर देगा, डायरेक्ट अपने कंट्रोल में ले लेगा। लेकिन जब सेकंड फेज में ये जाता है और पड़ोसी राज्यों पर यह अटैक करता है, तो पड़ोसी राज्यों में कौन कौन से हैं, नेबरिंग स्टेट्स, जैसे आपको यहां पर ये हिमालयन स्टेट में अगर नेपाल देख लेंगे, यहां पे आपको आसाम के कुछ क्षेत्र हैं, गवाक, आपको कामरूप, ठीक है, कामरूप आसाम को ही कहते थे। यहां पर आपको समतटा बंगाल में, ठीक है। उसके बाद पंजाब यहां पे, ठीक है, पंजाब। तो अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो इन क्षेत्रों में इसको पड़ोसी स्टेट्स कहते हैं, पड़ोसी राज्य। तो यहां पर इसका जो होगा बिल्कुल अलग नीति होगा आर्यावर्त से, और यहां पर वो क्या करेगा कि यहां पर वो उसकी जो नीति होगी वो होगी सर्व करदान, आज्ञानुकरण, प्रणामागमन। सर्व करदान मतलब कर दो, ठीक है, उनका संपूर्ण नाश नहीं करेगा, ना ही उनके राज्यों को अपने राज्य में मिलाएगा, शासन करने की छूट दे देगा। आर्यावर्त में क्या किया, आर्यावर्त में उसने संपूर्ण मिला दिया, इनकॉर्पोरेट कर लिया अपने राज्य में, डायरेक्ट कंट्रोल कर लिया, राज्य प्रस्फोदरण की नीति। दूसरी बार में नेबरिंग स्टेट्स, नेपाल, पंजाब का कृतपुर है पंजाब का, ठीक है, नेपाल, कामरूप यानी आसाम, बंगाल, इन सब क्षेत्रों में वो क्या करेगा, जो दूसरे फेज का होगा, जो नेबरिंग स्टेट्स है वहां पे करेगा सर्व करदान, यानी कि कर दो, आज्ञानुकरण, मेरी आज्ञा मानो, और प्रणामागमन, पिछले वीडियो में बता चुका हूं, और जब जरूरत पड़े कोर्ट में आओ, प्रणाम करो, सलाम करो, ये करेगा समुद्रगुप्त नेबरिंग स्टेट्स के साथ। तो उसके बाद ये हो जाएगा, इधर जीतने के बाद ये ईस्टर्न क्षेत्र और गंगा यमुना दोअब को जीतने के बाद देखिए ये आएगा कहां पे, ये आएगा यहां पर आठवीं राज्यों को। तीसरे फेज की लड़ाई आठवीं राज्यों से होगी, और आठवीं राज्यों में तीसरे फेज की लड़ाई ये आठवीं राज्य विंध्य क्षेत्र में, ये फॉरेस्ट किंगडम कहे जाते थे। तो आठवीं राज्यों के, तो साउथ में उसके बाद ही आएगा, वो पहले इधर जीतेगा फिर साउथ में आएगा। तो आठवीं राज्यों में के प्रति उसकी नीति क्या थी, आठवीं राज्यों के
प्रतिनीति थी, भाई मेरे सर्विस में आ जाओ, मेरे कल कारखानों में काम करो और या उसमें सेना में भर्ती हो जाओ। और इस नीति को कहा गया परिचारकीकृत। उसके बाद ये आता है कहां पे, दक्षिणापथ। ये दक्षिणापथ, यहां पे दक्षिणापथ मैं जल्दी जल्दी बताते चल रहा हूं ताकि आपको ये दक्षिणापथ हो गया, ठीक है, ये दक्षिणापथ। तो साउथ जीतने के बाद ये आपको ये दक्षिणापथ, पहले क्या जीता, पहले गंगा यमुना दोअब आर्यावर्त, ठीक है, उसके बाद पड़ोसी देश, उसके बाद आठवीं राज, फिर आ जाएगा दक्षिणापथ। और दक्षिणापथ में आपको ये वाला क्षेत्र है। और यहां पर नीति क्या होगी, यहां पर नीति होगी ग्रहण मोक्षानुग्रह। यहां पर नीति होगी ग्रहण मोक्षानुग्रह, कॉन्कर्ड लूटेड लिबरेटेड, जीता फिर मोक्ष दे दिया लूटने के बाद, उनके अनुग्रह पे, उनके याचना पे, ग्रहण जीत लिया, मोक्ष दे दिया यानी फ्री कर दिया। ग्रहण मोक्षानुग्रह, क्यों, उनके अनुग्रह पे, उनके याचना पे। तो ये होगा कहां पे, दक्षिणापथ के लिए। और फिर फाइनली ये विदेशी राज्यों को जीतेगा। यहां पे होंगे शक, यहां पे होंगे कुषाण, पेशावर वाले क्षेत्र में यहां पे शक होंगे, यहां पे कुषाण होंगे, यहां पे आपको मुरुंड होंगे ईस्टर्न। तो इनका विदेशी राज्य, लास्ट फेज है विदेशी राज्यों का। और वहां पर इसकी नीति क्या होगी, वहां पर इसकी नीति होगी गरुत्मंदक, ठीक है, गरुत्मंदक, कन्योपायन, आत्मनिवेदन, ठीक है, स्व विषय भुक्ति शासन याचना, मैंने बता दिया था। यानी कि ये कहता है आत्मनिवेदन करेगा, उसके बाद आत्मनिवेदन करने के बाद अपनी कन्याओं का विवाह कर देगा। हाँ, गुप्त डायनेस्टी में ये शक शासक क्या करेंगे, उनके प्रति जो नीति है कि आत्मनिवेदन करो, अपने कन्याओं का विवाह कर दो गुप्ता डायनेस्टी में। और फाइनली ये कहते थे कि हमने आत्मनिवेदन भी कर दिया, जो विदेशी शासक हैं, हमने आपको आपके यहाँ कन्या को भी दे दिया, अब आप क्या करेंगे, गरुड़ सील लगाएंगे और उसका एक शासनाध्यक्ष देंगे, गरुड़ सील लगाकर चार्टर देंगे कि आप जाओ अपने राज्य में शासन करो। तो ये 5 नीतियां थी आर्यावर्त के प्रति, आर्यावर्त के प्रति जो नीति थी, राज्य प्रस्बोधन, पूरे राज्य को मिला लेगा, सबको मिला लेगा, डायरेक्ट कंट्रोल। उसके बाद आपको सेकंड में ये आपको विदेश नेबरिंग स्टेट्स, जिसमें आपको नेपाल, आसाम, बंगाल, इधर पंजाब का कृतपुर, ये सब जो होगा उसमें इनके प्रति सर्व करदान, आज्ञानुकरण, आपको प्रणामागमन, ये हो गया। उसके बाद जब आएगा तीसरे फेज में, तो तीसरे फेज में 8वीं राज्यों में आएगा परिचारकीकृत, यहां पे सर्विस में आ जाओ हमारे। उसके बाद दक्षिणापथ में क्या करेगा, यहां पे कह रहा है कि दक्षिणापथ में मोक्षानुग्रह, याचना करो और मोक्ष ले लो, ठीक है, यानी कि कॉन्कर्ड लूटेड लिबरेटेड, लूटने के बाद उनको छोड़ दिया, ठीक है। और फाइनली जो विदेशी राज्य हैं, विदेशी राज्यों के लिए माने फॉरेन स्टेट्स के लिए शक, मुरुंड, हाँ, कुषाण, इन लोगों के लिए के प्रति जो नीति थी वो थी गरुत्मंदक, कन्योपायन, आत्मनिवेदन। और इसको करके अपने विषय यानी डिस्ट्रिक्ट या भुक्ति, जिस समय भुक्ति कहते थे प्रांत को, प्रांतों में शासन का आदेश दे दीजिए गरुड़ सील लगा के। तो ये नीति थी, पूरा मैंने पढ़ा दिया था, ठीक है। अब यहां पे हम चंद्रगुप्त सेकंड को देखने वाले हैं, जहां पे हम चर्चा करेंगे टाइटल की, जहां पे हम चर्चा करेंगे मैरिज पॉलिसी की, जहां पे हम इंस्क्रिप्शन अभिलेखों की चर्चा करेंगे, उनके 9 ज्वेल्स की, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 ज्वेल्स, 9 रत्नों की चर्चा करेंगे। और सबसे लास्ट में है ये फाहियान, इन्हीं के समय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आता है भारत में, तो इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन इसका हम चर्चा, चूंकि फाहियान पे खाली इसमें चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में कोई चर्चा नहीं होनी है, तो ये वीडियो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हाँ, ये आज का हमारा चर्चा जो होगा वो होगा इन 3, 4, 1, 2, 3 और 4, टाइटल, मैरिज पॉलिसी, इंस्क्रिप्शन और 9 ज्वेल्स। तो ये पूरा चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में पूरी चर्चा हो जाएगी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में फाहियान की वीडियो हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम। अगला वीडियो हमारा फाहियान पे होगा। उसके बाद फाहियान पे करने के बाद ही हम ये सारा थोड़ी जानकारी जो लेनी है, हाँ, थोड़ी सी इसमें कुछ जानकारी होगी, थोड़ी सी उसमें, और उसके बाद एक लाइन की जानकारी, सारा नेक्स्ट वीडियो में ये सारे खत्म हो जाएंगे। हाँ, ये मेन गुप्ता और लेटर गुप्ता सारे खत्म हो जाने हैं, यानी रूलर्स का पूरा खत्म हो जाना है। उसके बाद हम ये जो है तो 2 वीडियो में खत्म कर लेंगे सारा, ठीक है। तो इस तरह से अब हम देखने वाले हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को। तो आइए आगे बढ़ते हैं और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स मूव ऑन
एंड नाउ दिस इज द टाइम टू डिस्कस अबाउट द टाइटल्स ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त सेकंड। देखिए यहां पर हम उपाधियों की बात करेंगे। सबसे पहले चंद्रगुप्त सेकंड की उपाधियां क्या क्या थी वहां पे हम बात करेंगे, लेकिन इसके पहले मैं ये बता दूं कि चंद्रगुप्त सेकंड के पहले अभी हम जब सीक्वेंस देख रहे थे तो वहां पे नाम आता था रामगुप्त का, यानी समुद्रगुप्त के बड़े बेटे के रूप में रामगुप्त का नाम इतिहास में आता है। अगर हम पूरा सीरीज देखते हैं, मतलब सीक्वेंस देखते हैं, तो सबसे पहले आप देखेंगे श्रीगुप्त जो फाउंडर हैं, उसके बाद घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम फर्स्ट जो कि रियल फाउंडर है, उसके बाद आएगा नाम कांच का, कांच के बाद समुद्रगुप्त का, और समुद्रगुप्त के बाद नाम आता है रामगुप्त, और तब रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। देखिए कहा जाता है कि चंद्रगुप्त सेकंड का बड़ा भाई था रामगुप्त, यानी समुद्रगुप्त का बड़ा बेटा था, लेकिन वो बहुत कायर था, कावर्ड था। ठीक है, तो कायर था। उसके समय शकों का आक्रमण होता है और वो क्या करता है कि शकराज जो है, जो शासक है, शकों का जो लीडर है, उसको अपनी पत्नी ध्रुव देवी को सौंप देता है रामगुप्त। ऐसा माना जाता है, इतिहास में ऐसी चर्चाएं होती रहती हैं, हाँ, कि कुछ कम समय के लिए ही हो सकता है कि रामगुप्त जो है शासक बना हो। तो ये कहा जाता है कि वो रामगुप्त जो है वो सौंप देता है शकों को अपनी पत्नी ध्रुव देवी को। ठीक है, तो जो चंद्रगुप्त सेकंड है ये बहुत ही स्वाभिमानी है। हाँ, उनको ये बात नागवार लगती है, वो जाते हैं ध्रुव देवी के भेष में, हाँ, और शकराज की हत्या करते हैं। ठीक है, जो शक एम्पेरर है, जो लीडर है, जिसने आक्रमण किया, शकों ने आक्रमण किया, तो उसका कोई लीडर था जिसने डिमांड किया ध्रुव देवी का। तो जाते हैं ध्रुव देवी के भेष में चंद्रगुप्त सेकंड और शकराज की हत्या करते हैं और फिर ध्रुव देवी से शादी कर लेते हैं और उसके बाद शासन इनके हाथ में आ जाता है। तो ऐसी कहानियां आती हैं इतिहास में, आप किताबों में पढ़ोगे तो मिलेगा। तो चूंकि एक सीक्वेंस है तो रामगुप्त के बारे में इतनी जानकारी मिलती है जो कि हमने यहां पर जान लिया। ठीक है, और अब हम देखेंगे चंद्रगुप्त सेकंड को, यानी थोड़ी बहुत जानकारी आती है रामगुप्त के बारे में जो आपको जानना चाहिए सीक्वेंस में, वो अच्छा रहता है। ठीक है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ही जरूरी नहीं है। अभी हम ध्रुव देवी की चर्चा करेंगे, हाँ, मैरिज पॉलिसी को देखेंगे तो चंद्रगुप्त सेकंड के, तो वहां पे हमारी चर्चा होगी जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा। तो यहां पर देखिए चंद्रगुप्त सेकंड। अब चंद्रगुप्त सेकंड का जो टाइम पीरियड है शासन का वो 375 टू 415 एडी है। चंद्रगुप्त सेकंड को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। विक्रमादित्य एक टाइटल है जिसकी हम चर्चा अभी करेंगे। ये समुद्रगुप्त के बेटे थे, समुद्रगुप्त और उनकी पत्नी दत्त देवी। ठीक है, उनके बेटे हैं कौन? चंद्रगुप्त सेकंड। 375 से 415 एडी का समय है इनके शासन का। यहां पर अगर हम बात करें तो देखिए इनके कैपिटल्स दो थे। एक तो पाटलिपुत्र जो है मेन कैपिटल था, ध्यान रखिएगा, मेन कैपिटल पाटलिपुत्र आ सकता है एग्जाम में, और उज्जैन भी था कल्चरल कैपिटल, जहां पर कौन रहता था? इनके जो नवरत्न थे यहीं पे रहा करते थे। तो आप ये लिख, अभी हम चर्चा भी करेंगे नवरत्नों की। तो यहां पे कौन रहता था? नवरत्न रहते थे, नवरत्न रहते थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना। दो राजधानियां, एक पाटलिपुत्र और दूसरा उज्जैन, लेकिन उज्जैन कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक राजधानी यानी कि कल्चरल कैपिटल, यहां नवरत्न रहते थे। आगे हम जब नवरत्नों की चर्चा करेंगे वहां इसकी चर्चा होगी। अब देखिए इनके टाइटल की जहां तक बात करेंगे, ठीक है, करते हैं, तो इनके टाइटल को हम देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण टाइटल को अगर देखें तो विक्रमादित्य। ठीक है, विक्रमादित्य इनका एक महत्वपूर्ण टाइटल था। ठीक है, आपको मैं बताऊं विक्रमादित्य जो टाइटल है ये आपको जब मैं शक पढ़ा रहा होगा, शकों को पढ़ा रहा होगा पोस्ट मौर्यन पीरियड में, ठीक है, तो वहां पे हमने चर्चा की थी जब शक भारत में आए थे तो 4 उनके ब्रांचेस भारत में थे, तक्षशिला में, मथुरा में, उज्जैन या मालवा में और नासिक में। तो कहा जाता है कि एक शासक था उज्जैन का, या उसी को मालवा भी कहते थे, उसने जो शक उज्जैन या मालवा में थे उनको हराकर मथुरा भगा दिया था। ठीक है ना, और
उसका नाम भी विक्रमादित्य था। तो ये टाइटल जो है वहीं से आता है, ठीक है, ये मैंने बताया हुआ है जहां पे मैं आप लोगों को शक पढ़ा रहा था, ठीक है। तो अब विक्रमादित्य ये टाइटल है इनका, और देखिए कि ये टाइटल क्यों था, ये शकों को हराने की, यहां भी शकों को हरा रहे हैं ये, ठीक है। शकारी, दूसरा टाइटल शकारी बड़ा इंपॉर्टेंट है। शकारी, शकारी का मतलब होता है शकों का दुश्मन, हाँ, एनिमी ऑफ शकाज, एनिमी ऑफ सीथियंस, तो ये शकारी है, शकों का दुश्मन। उस समय शक जो थे, देखिए ये गुजरात और मालवा में शासन कर रहे थे, ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड के समय। शक कहां पे थे, देखिए गुजरात और मालवा वाले क्षेत्र में थे। एडॉप्टेड आफ्टर, देखिए ये दोनों टाइटल शकारी और विक्रमादित्य, एडॉप्टेड आफ्टर विक्ट्री ओवर शकाज, और शक कहां थे, गुजरात और मालवा में। तो देखिए विक्रमादित्य टाइटल भी मिला शकों पे विक्ट्री के बाद, और शकारी जो है ये भी इन्होंने टाइटल लिया। शकारी का मतलब पूछा जाए तो एनिमी ऑफ शकाज या एनिमीज ऑफ एनिमी ऑफ सीथियंस, ठीक है। अब यहां पे मैंने लिख दिया आफ्टर विक्ट्री ओवर शका इशूड सिल्वर कॉइन्स, ठीक है। ये भी हम देखते हैं, देखिए विक्रमादित्य जो टाइटल है, विक्रमादित्य टाइटल के बाद इनको कहा जाने लगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समझे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है। अब यहां पे देखिए इन्होंने शकों को हराया, और शकों को हराने के बाद आफ्टर विक्ट्री ओवर शकाज, ठीक है, इशूड सिल्वर कॉइन्स, सिल्वर कॉइन इन्होंने जारी किए, रजत के सिक्के, चांदी के सिक्के इन्होंने जारी किए। और उन चांदी को के सिक्कों को या तो रुपया कहा जाता था या रूपक कहा जाता था, कहीं भी आपको नाम मिल जाए, रुपया क्या रूपक, ये चांदी के सिक्कों को कहा जाता था। और ये कैसे सिक्के थे, सिंहंता, ठीक है, जहां वो सिंहंता का मतलब वो लॉयन को, शेर को मारता हुआ दिखाया जाएगा, सिंहंता। जबकि देखिए आपको मैं बताऊं समुद्रगुप्त के सिक्के जो थे वो व्याघ्रहंता थे, आपको ध्यान रखना चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। समुद्रगुप्त के जो सिक्के थे वो व्याघ्रहंता सिक्के थे, इसको कहते हैं टाइगर टाइप ऑफ कॉइन्स, व्याघ्र प्रकार के सिक्के, ठीक है, लॉयन प्रकार के सिक्के। समुद्रगुप्त के थे गरुड़धारी सिक्के, गरुड़ प्रकार के सिक्के, परशु प्रकार के सिक्के, वो समुद्रगुप्त के थे, ठीक है। तो यहां पर ये ध्यान रखना है, इसका सिंहंता था और इसका व्याघ्रहंता सिक्का था, किसका, समुद्रगुप्त का, ये ध्यान रखना है। अब देखिए उसके बाद सिक्कों के बारे में आगे जानकारी, यहां तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य मैंने बता दिया, विक्रमादित्य टाइटल जब मिला तो अपना नाम ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी रखने लगा। फर्स्ट गुप्ता रूलर टू इशू सिल्वर कॉइन्स, ठीक है, फर्स्ट गुप्ता रूलर टू इशू सिल्वर कॉइन्स। तो यहां तक हमने देख लिया विक्रमादित्य और शकारी, दो टाइटल। तीसरा टाइटल है, तीसरी उपाधि जो है वो परम भागवत, चूंकि वैष्णव का बहुत ज्यादा मानता था, तो वैष्णव धर्म को मानने वाला था, तो परम भागवत इसने रखा अपना टाइटल, ठीक है। और इसकी ये प्रिय उपाधि थी। तो यहां पे सवाल बता, देखिए सब पे सवाल बनेगा, यहां पे एग्जामिनेशन में सब पे सवाल बनेगा। प्रिय उपाधि अगर पूछा जाएगा तो परम भागवत, परम भागवत का मतलब वैष्णव धर्म को मानने वाला, ठीक है। उसके बाद कुछ अदर टाइटल भी हैं और नेम भी है। टाइटल में आप देखें सहसांक, सहसांक तत्परिग्रहेण, सहसांक तत्परिग्रहेण, राजाधिराजर्षि, देवराज, ये नाम उसके थे, देवराज, देवगुप्त और देवश्री, जिसमें प्रिय नाम अगर पूछा जाए तो देवराज इसका प्रिय नाम था, ऐसे कहा जाता है। तो यहां से देखिए टाइटल से भी बहुत सारे सवाल बनेंगे। जो सवाल यहां से बनेंगे, पहली बात कि देखिए यहां से अगर समुद्रगुप्त को देखते हैं तो कैपिटल के बारे में, मेन कैपिटल, मुख्य राजधानी, तो पाटलिपुत्र कहेंगे। अगर सवाल आ जाए कि सांस्कृतिक राजधानी कौन सी थी, तो उज्जैन थी। और क्यों प्रसिद्ध थी, क्योंकि यहां पे इसके 9 ज्वेल्स या 9 रत्न जो थे वो रहते थे, ठीक है। अभी हम आगे इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है। इसका टाइटल था विक्रमादित्य, यहां से विक्रमादित्य किसका टाइटल था भाई, तो गुप्ता डायनेस्टी में आपको चंद्रगुप्त सेकंड का, ऐसे पूछ देगा सवाल कि किसका टाइटल, सवाल आता है, कई बार आ गया है, यहां से सवाल बना हुआ है एग्जाम में कि विक्रमादित्य किसका टाइटल है, तो चंद्रगुप्त सेकंड का, वहां कंफ्यूज करेगा, चंद्रगुप्त प्रथम भी डालेगा आपको, ठीक है। अब शकारी किसका टाइटल है, तो ये भी चंद्रगुप्त सेकंड का या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का।
और दोनों टाइटल इसने क्यों लिया था? एडॉप्टेड आफ्टर विक्ट्री ओवर शकात, शकों को हराने के बाद ये उपाधि इसने लिया था। और ये शक कहां थे उस समय? गुजरात और मालवा वाले क्षेत्र में। तो सवाल बनता है यहाँ पे, टाइटल लेने के बाद इसका नाम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य पड़ गया, ठीक है। और पहला गुप्त शासक जिसने सिल्वर कॉइन इशू किया, तो यहां से सवाल बनेगा, हु इज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू इशू गोल्ड कॉइन? देयर योर आंसर विल बी चंद्रगुप्त सेकंड और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कुछ भी रहे आपके ऑप्शन में। तो ये बात बनती है। परम भागवत सबसे प्रिय टाइटल था, क्यों? परम भागवत का मतलब वैष्णव धर्म को मानने वाला, ठीक है। अब इसके जो सिक्के थे, यहां से सवाल बनेगा, इसके जो सिक्के थे जो इसने सिल्वर कॉइन्स इशू किया, सवाल आ जाएगा कि कौन सा सिल्वर कॉइन्स इशू किया इसने शकों पे विजय के बाद? तो रुपया क्या रूपक, कोई भी नाम हो तो आप इसका आंसर करेंगे। और ये सिंह हंता सिक्के थे जिसपे लॉयन को, शेर को मारते हुए दिखाया गया है। यहीं पे मैंने लिख दिया कि इसके तो सिंह हंता थे और समुद्रगुप्त के थे व्याघ्र हंता, यानी कि टाइगर को मारते हुए। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद कुछ दूसरे टाइटल भी हैं, जैसे कि शशांक तत्परिग्रहण। हो सकता है 4 टाइटल दे दे, उसमें से एक कोई और दे दे और पूछे कि भाई कौन सा टाइटल जो है ये इसका नहीं है चंद्रगुप्त सेकंड का, तो वहां से भी सवाल बनाते हैं लोग, ठीक है। तो शशांक तत्परिग्रहण, राजाधिराजर्षि, देवराज, इसके नाम कुछ हैं, ये तो टाइटल हो गए। और ये देवराज, देवगुप्त, देवश्री के नाम से ये जाना जाता था। मैंने लिखा है अदर टाइटल्स और नेम्स। देवराज, देवगुप्त, देवश्री, इसके कुछ नाम है जिसमें प्रिय नाम देवराज होगा। तो ये सवाल आ सकता है कि प्रिय नाम क्या था? देवराज। प्रिय उपाधि क्या था? परम भागवत। विक्रमादित्य किसका टाइटल था? तो चंद्रगुप्त सेकंड का। सकारी किसका टाइटल था? चंद्रगुप्त सेकंड का। सकारी का मतलब क्या होता है? शकों का दुश्मन। सकारी को ये शकों को हराने के बाद उसने किस नाम से सिल्वर के या रजत सिक्के इशू किए? तो रुपया का रूपक, ठीक है। उसके बाद किस प्रकार के सिक्के थे ये सिल्वर कॉइन्स? सिंह हंता, यानी कि लॉयन टाइप ऑफ सिक्के थे, ठीक है। दूसरे नाम क्या है भाई? तो शशांक तत्परिग्रहण, राजाधिराजर्षि, देवराज, इसके कुछ नाम है, देवराज, देवगुप्त, देवश्री, जो कि प्रिय नाम इसमें से है देवराज। हाँ, राजधानियों में देखेंगे, मेन कैपिटल पाटलिपुत्र, सांस्कृतिक कैपिटल या कल्चरल कैपिटल, सांस्कृतिक राजधानी ये है उज्जैन, जहां पे नवरत्न रहते थे। तो ये सबसे सवाल बनने वाला है, टाइटल से बहुत ज्यादा सवाल बनता है। तो इसको आप एक बार ऐसा करें, इसका एक स्क्रीनशॉट लें। चलिए, तो हम अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे उसके मैरिज पॉलिसी को, किसके? चंद्रगुप्त सेकंड के। फ्रेंड्स, नाउ विल टॉक अबाउट द मैरिज पॉलिसीज ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड और यू में से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। देखिए, यहां पर हम इसके विवाह नीति की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि विवाह नीति से भी इसने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। अब देखिए, यहां पर आपको कई बार पूछते हैं कि नोट्स कैसे बनाते हैं, सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। नोट्स कैसे बनाते हैं इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि आप एक वीडियो बना दीजिए, तो मैं बता दूंगा। लेकिन देखिए, सिंबल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और छोटे तरीके से नोट्स बनाई जाती है, ठीक है। इसमें आप समझ लीजिए, देखिए जैसे कि ये सिंबल का इस्तेमाल मैंने किया, ये मैरिज के लिए दोनों तरफ से एरो दिखाई दे रहा है, ये मैरिज के लिए प्लस मेल माइनस फीमेल, और ये जो वर्टिकल लाइन दिखाई दे रहा है ये किस लिए है? ये चाइल्ड के लिए। अब चाइल्ड पे अगर प्लस होगा तो मेल हो जाएगा और माइनस होगा तो वो फीमेल हो जाएगी। अब देखिए, यहां पे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, समुद्रगुप्त, देखिए प्लस लिखा हुआ है मैंने, तो समुद्रगुप्त की शादी होती है, शादी का चिन्ह है, मैरिज का चिन्ह है, ठीक है। मैरिज का सिंबल है दत्त देवी से, देखिए यहां पर माइनस लिखा हुआ है मैंने। और इन दोनों की सन है, मतलब पुत्र है, कौन? चंद्रगुप्त सेकंड, यही, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। देखिए मैंने प्लस दिया हुआ है वर्टिकल लाइन से, क्या साबित होता है? ये इनके पुत्र हैं, प्लस से ये तो इनके चाइल्ड हैं और प्लस से साबित होता है कि ये पुत्र हैं, सन है। तो देखिए, चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है वो समुद्रगुप्त और दत्त देवी के बच्चे हैं, पुत्र हैं, ठीक है। और इनकी 2 शादियां होती है, एक तो कुबेर नागा से होती है, ध्यान रखिएगा, एक होती है कुबेर नागा, देखिए माइनस लिखा हुआ है मैंने यहां पे, कुबेर नागा, ध्यान रखिएगा, कुबेर नागा से शादी होती है, ठीक है। और दूसरी शादी इनकी होती है, देखिए ये प्लस लिखा हुआ है, यहां पे माइनस है, ये मैरिज का साइन है, यानी कि एक शादी इनकी हो गई कुबेर नागा से।
फिर इनकी दूसरी शादी होती है ध्रुव देवी से। अभी मैंने आपको बताया कि इनके जो बड़े भाई थे रामगुप्त, समुद्रगुप्त के बड़े बेटे, ठीक है, तो उन्होंने जब शको ने आक्रमण किया तो अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शको को सौंप दिया था। लेकिन चूंकि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त सेकंड एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे, वो ध्रुव देवी के भेष में जाते हैं शको के कैंप में, वहां उसके लीडर, वहां उसके एम्पायर की हत्या करते हैं और हत्या करने के बाद ध्रुव देवी से शादी कर लेते हैं। तो इस तरह से दो शादियां आपकी, एक कुबेर नागा और एक ध्रुव देवी, ठीक है। अब देखिए कुबेर नागा से इनकी एक बेटी होती है जिसका नाम है प्रभावती गुप्ता। ये चाइल्ड का साइन है, मैंने बताया माइनस है, इट मींस की बेटी है। प्रभावती गुप्ता इनकी एक बेटी होती है और प्रभावती गुप्ता की शादी हो जाती है रुद्रसेन सेकंड से, जो कि वकाटक नरेश हैं महाराष्ट्र। वकाटक कहां थे? महाराष्ट्र में थे, ठीक है। इस क्षेत्र में वकाटक थे। यहां पे आप अगर देखें तो यहां पे ये वकाटक यहां पे थे महाराष्ट्र में, ठीक है ना। एक तरह से देखेंगे तो वकाटक यहां पे थे। तो प्रभावती देवी की शादी होती है वकाटक नरेश से, जो वकाटक कहां पे थे? महाराष्ट्र में थे। किससे शादी होती है? वकाटक नरेश कौन है? रुद्रसेन सेकेंड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, रुद्रसेन सेकेंड, ठीक है। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य की चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की दूसरी शादी किससे होती है? ध्रुव देवी से। ये इनकी बड़े भाई की पत्नी थी, विडो थी, जिनको मार दिया था। इन्होंने क्यों मारा था? शको के आक्रमण हुए थे और रामगुप्त जो इनके बड़े भाई थे अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शको को सौंप देते हैं। तो ये बहुत स्वाभिमानी है, ये जाते हैं ध्रुव देवी के भेष में शको के कैंप में, शकराज की हत्या करते हैं और ध्रुव देवी से मैरिज करते हैं। तो ये दो शादियां कुबेर नागा और ध्रुव देवी से शादी होती है किसकी? ये चंद्रगुप्त सेकंड यानी विक्रमादित्य की। ये आपको ध्यान देना होगा। यहां पर सेंटर स्टेज में कौन है? चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो एक तो प्रभावती देवी इनकी बेटी है कुबेर नागा से, जिनकी शादी वकाटक नरेश रुद्रसेन सेकंड से होती है, ठीक है। और ध्रुव देवी से इनके दो बच्चे हैं, कुमारगुप्त फर्स्ट। नेक्स्ट हम कुमारगुप्त को ही देखेंगे, ज्यादा जानकारी नहीं है। कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त थोड़ी थोड़ी जानकारियां हैं। कुमारगुप्त फर्स्ट या प्रथम और गोविंदगुप्त, ठीक है। अब कुमारगुप्त की शादी होती है अनंत देवी से। देखिए कुमारगुप्त की शादी होती है अनंत देवी से। अभी मैं समझाऊंगा कि क्या हो गया, इससे क्या फायदा हुआ इनको। कुमारगुप्त की शादी हुई अनंत देवी से। अनंत देवी डॉटर है किसकी? कदंब शासक काकुश वर्मन की। और ये कदंब शासक काकुश वर्मन की बेटी है। और कदंब कहां शासन कर रहे हैं? केरला और कर्नाटका में। अब देखिए ये केरल और कर्नाटक, ये है केरल, समझ लीजिए, ठीक है ना। ये नीचे वाला केरल हो गया, ये केरल हो गया, ये कर्नाटक हो गया। एक तरह से देखिए तो लगभग, ठीक है, ये कर्नाटक हो गया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जब अपनी एक बेटी प्रभावती गुप्ता की शादी है वकाटक नरेश से करते हैं रुद्रसेन सेकंड से, तो महाराष्ट्र में इनका पोजीशन मजबूत होता है, ठीक है। इस क्षेत्र में इनका पोजीशन मजबूत हो जाएगा। और जब अपने बेटे कुमारगुप्त प्रथम की शादी करते हैं अनंत देवी से, जो कदंब शासक काकुश वर्मन की बेटी हैं, तो कदंब कहां शासन करते थे? देखिए आपके लिए बहुत बार पूछ देगा एग्जाम में, कदंब कहां थे? केरल कर्नाटक में थे। वकाटक कहां थे? महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में थे, ठीक है। तो ये कर्नाटक और केरल के क्षेत्र में, ठीक है, कौन है? कदंब है। तो इनका महाराष्ट्र में भी पोजीशन स्ट्रांग हुआ, ठीक है। महाराष्ट्र में भी पोजीशन स्ट्रांग हुआ और केरल और कर्नाटक में भी इन्होंने अपने पोजीशन को स्ट्रांग किया, ठीक है। तो ये मैरिज पॉलिसी थी किसकी? चंद्रगुप्त सेकंड की। तो यहां मैरिज पॉलिसी बस अगर कहीं डिस्क्रिप्टिव आपको लिखने के लिए आ जाए या कहीं इसमें से कुबेर नागा से के बारे में चर्चा हो जाए कहीं से, तो सवाल बन सकता है यहां से कि कैसे उन्होंने मजबूत किया, या कोई कॉन्सेप्चुअल सवाल ये दे सकता है यूपीएससी में कि भाई महाराष्ट्र में इन्होंने
अपने पोजीशन को, या पश्चिमी भारत भी कह सकते हैं, हाँ पश्चिमी भारत एक तरह से महाराष्ट्र पश्चिमी भारत में ही आएगा। तो यहाँ पे इन्होंने अपने आप को मजबूत करने के लिए क्या किया, कर्नाटक और केरल में क्या किया, तो ये और ऑप्शन बना सकता है कि वहां कदम शासक की बेटी से शादी हुई, इधर आपको जो है वकाटक नरेश के यहाँ मैरिज रिलेशन बना। तो ये सब इससे सवाल बन सकता है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम आगे समुद्रगुप्त के इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस को देखेंगे, यानी अभिलेखों को देखेंगे। तो आइए अब देखते हैं चंद्रगुप्त सेकेंड या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय के जो अभिलेख हैं, जो इंस्क्रिप्शंस हैं, उनको हम जानते हैं। बेसिकली क्या है कि बस आपको ये नाम जानना है कि कभी मिलाने के लिए आ जाए, मैच करने के लिए, ठीक है। वैसे अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अभिलेख जो लिखे गए हैं वो, अगर गुप्त पीरियड की बात करें तो सबसे ज्यादा अभिलेख इसके बाद जो शासक आएगा, कौन, कुमारगुप्त फर्स्ट, कुमारगुप्त प्रथम, उसके समय सबसे ज्यादा अभिलेख लिखे गए हैं। अगर कभी आ जाए तो आप वहां भी लिख सकते हैं, उसका जवाब दे सकते हैं कि सबसे अधिक अभिलेख अगर लिखे गए हैं तो कुमारगुप्त के समय में लिखे गए हैं। ये बस जानना है कि इनके समय में कौन कौन से अभिलेख थे चंद्रगुप्त सेकंड के समय के, तो मिलाने के लिए आ सकता है। जैसे समुद्रगुप्त का आएगा तो आप सीधे आप बोलेंगे प्रयाग प्रशस्ति, सीधी सी बात है, समुद्रगुप्त की पूरी जानकारी जो है वो प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। यहां पर जो है इसके समय के अभिलेख है, मिलाने के लिए आ सकता है, इसलिए जरूरी है जानना। तो इसको आप देखते रहिए। देखिए सबसे पहला अभिलेख जो इनके समय का है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय का, वो मथुरा का अभिलेख है। रेफरेंस किसका है, यहाँ पे शैव उदिताचार्य का, बस इतना जानना है। उसके बाद देखिए उदयगिरी का एक अभिलेख है, इसमें चर्चा है कि वीर सेन है जो संधि विग्राहक मंत्री है। तो ये आ सकता है कि किसकी चर्चा है इसमें, और ये क्या थे, संधि विग्राहक मंत्री हैं ये, ठीक है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, संधि विग्राहक मंत्री हैं वीर सेन, इसमें चर्चा है उदयगिरी के अभिलेख में, उदयगिरी इंस्क्रिप्शन में। तीसरा गढ़वा अभिलेख भी एक है। तो गढ़वा अभिलेख से क्या इंफॉर्मेशन मिलता है कि परम भागवत की उपाधि, जो हमने पढ़ा अभी टाइटल्स में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में, कि इनकी टाइटल और प्रिय टाइटल जो थी, प्रिय उपाधि, वो परम भागवत की थी, क्योंकि ये वैष्णव धर्म को मानते थे। तो ये इंफॉर्मेशन कहां से मिलता है, तो इसी गढ़वा के अभिलेख से मिलता है, और इसमें जानकारी परम भागवत उपाधि के बारे में दी गई है। तो ये तीन, एक मथुरा अभिलेख आपको याद रखना, सारा आपको याद रखना, ताकि आपको मिलाने में आसानी हो, मैच करने में। गढ़वा अभिलेख क्या इंफॉर्मेशन मिलता है यहां पर। उसके बाद सांची इंस्क्रिप्शन है, सांची का अभिलेख है, ठीक है। ये यहां से क्या रेफरेंस मिलता है, आम्रकद्दौ, ये चंद्रगुप्त सेकंड के बौद्ध सेनापति हैं, यानी कि कमांडर इन चीफ, हाँ, या आर्मी कमांडर ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। नाम क्या था, आम्रकद्दौ। इनकी चर्चा कहां मिलती है, सांची इंस्क्रिप्शन में, ठीक है। उसके बाद मेहरौली लौ स्तंभ इंस्क्रिप्शन है, मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन या मेहरौली लौ स्तंभ लेख, जो कि बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आप देखिए मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन की बात यहां पे की जा रही है, ठीक है। मेहरौली आयरन पिलर की यहां पे जो बात की जा रही है, मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन की, तो ये जो पिलर है इनिशियली ये लोकेटेड कहां था, ऑन द बैंक ऑफ ब्यास रिवर, और कहां पे, हिमाचल प्रदेश में। ध्यान दीजिएगा, इनिशियली कहां पे, ऑन द बैंक ऑफ ब्यास रिवर, ब्यास रिवर के, ब्यास नदी के तट पर इनिशियली जो था ये लोकेटेड था, और कहां पे, किस स्टेट में, हिमाचल प्रदेश में। बट लेटर ऑन अनंगपाल तोमर ब्रॉट इट टू दिल्ली, ये लाया गया अनंगपाल तोमर के द्वारा दिल्ली में। तो ये आपके लिए जानकारी वाली बात है, यहां से सवाल बन सकता है कि दिल्ली कौन लेकर आया था, और इनिशियली ये कहां पर था, तो ब्यास नदी के तट पर था। अब इसका लोकेशन सब लोग जानते होंगे, आप लोग गए होंगे, जो भी गया होगा कुतुब मीनार, वो देखा होगा कि कुतुब मीनार के कैंपस में आयरन पिलर लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है। और वहां पे आज भी देखिए वहां की क्या तकनीक थी कि आज भी उस पे कोई जंग नहीं है, ठीक है।
अब देखिए यहां पे देखिए रेफरेंस है एक राजा की, और इस राजा का, ये जो राजा है ये चंद्र है, और कहा जाता है कि ये चंद्र जो राजा है यही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है। ठीक है, यही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है। और यहां पर विक्ट्री की बात की गई है, इस चंद्र के विजय की बात की गई है। चंद्र के विजय की कौन सी बात की गई है? एक तो देखिए इसके बंग विजय की बात की गई है, बंगाल के विजय की बात की गई है। ठीक है, बंग मतलब बंगाल विजय की बात की गई है। और दूसरा बाहलिक, बाहलिक विजय की बात की गई है। बाहलिक, ध्यान रखिएगा, 2 विक्ट्रीज की चर्चा यहां पे मिलती है। एक तो बाहलिक, ठीक है, बाहलिक, बाहलिक, ये बाहलिक जो है ये बल्ख अफगानिस्तान कहा जाता है, ये बल्ख अफगानिस्तान की बात कर रहा है। ये जो बाहलिक है यही बल्ख है जो कि अफगानिस्तान में लोकेटेड था। ठीक है, तो यहां पर आपको ये ध्यान देना है, बाहलिक क्या है? यही बल्ख है जो कि अफगानिस्तान में है। ठीक है, तो 2 विजय की चर्चा है, चंद्र के 2 विक्ट्री की चर्चा है। यही चंद्र जो है, हाँ, ये चंद्रगुप्त माना जाता है कि ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, या चंद्रगुप्त द्वितीय है, या चंद्रगुप्त सेकंड है। और इस मेहरौली आयरन पिलर पर रेफरेंस मिलता है इसकी जीत का, इसकी विजय का, इसकी विक्ट्री का। और 2 विक्ट्री की चर्चा है, बंग यानी बंगाल के विजय की चर्चा है, और बाहलिक विजय की चर्चा है। तो बाहलिक क्या है भाई? बल्ख, इसका लोकेशन कहां है? अफगानिस्तान। ठीक है, उसके बाद यहां पर एक और चर्चा मिलती है कि विष्णु ध्वज लहराया गया। हाँ, विष्णु ध्वजा वॉज होस्टेड कहां पे? विष्णुपाद पर्वत पर, ऑन द विष्णुपाद माउंटेन। विष्णु ध्वजा वॉज होस्टेड, हाँ, विष्णु ध्वजा वॉज होस्टेड एट ऑन विष्णुपाद माउंटेन, विष्णुपाद पर्वत पर विष्णु ध्वज लहराया गया। और ये विष्णुपाद पर्वत जो है, विष्णुपाद माउंटेन, इसको क्या कहा गया है? यही है हिंदू कुश माउंटेन, यानी हिंदू कुश माउंटेन के लिए ये कहा गया है। तो अब आपका बस ये जो सवाल बनेगा मिलाने के लिए बनेगा, हाँ, कि अगर मथुरा किसका अभिलेख है भाई? तो चंद्रगुप्त मौर्य का है। कहीं मिलाने के लिए आ जाए ना 4 लोगों का, आ जाए वहां पे दे दे सामने सामने, समुद्रगुप्त, प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, मथुरा, तो एक तरफ कुछ अभिलेख दे दे, और भी डायनेस्टी से दे सकता है, 4 अभिलेख मिला के आपका बना सकता है। एक इसका दे देगा, एक समुद्रगुप्त का दे देगा, एक किसी और का दे देगा, तो 4 का मिला देगा, उसमें एक सही कर देगा या एक गलत कर देगा, यही करेगा ना। 3 सही देगा, एक गलत होगा, तो बोलेगा कि कौन सा जो है वो सही मैच नहीं कर रहा है, वो आपका आंसर हो जाएगा। या 3 गलत देगा और ये कहेगा कि कौन सा जो है सही मैच कर रहा है, तो वो आपका आंसर होगा। तो इस तरह से ये आपको ध्यान रखना है। मथुरा, उदयगिरी, गढ़वा, सांची और मेहरौली, ये 5 अभिलेख हैं, ठीक है ना। और ये 5 अभिलेख में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? मेहरौली आयरन पिलर, ठीक है ना। यहां पे चर्चा किसकी है? शैव उदिताचार्य की। यहां पे चर्चा है वीरसेन जो संधि विग्राहक मंत्री है, ठीक है, संधि विग्राहक मंत्री है, ये आपको ध्यान रखना है, संधि विग्राहक मंत्री है, ये ध्यान रखना है। गढ़वा अभिलेख से क्या जानकारी मिलती है कि इसकी टाइटल जो थी चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की, वो परम भागवत की टाइटल थी, इसकी जानकारी यहीं से मिलती है। सांची अभिलेख में चर्चा होती है आम्रकद्दो की, जो आर्मी कमांडर है किसका? बौद्ध आर्मी कमांडर है, हाँ, चंद्रगुप्त सेकंड का बौद्ध सेनापति है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट मेहरौली आयरन पिलर है। और मेहरौली आयरन पिलर के बारे में हमने क्या क्या जानकारी ले ली। इनिशियली कहां पे ये था? तो ब्यास नदी के तट पे था। किस स्टेट में? तो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। इसे कौन लाया दिल्ली? तो अनंगपाल तोमर लेके आए दिल्ली, ठीक है। मेहरौली आयरन पिलर के बारे में और क्या है? अभी प्रेजेंट लोकेशन कुतुब मीनार के कैंपस में है, ठीक है। और रेफरेंस किसका है? यहां पे इस पे रेफरेंस एक किसी राजा का रेफरेंस है जिसका नाम चंद्र दिया गया है, और कहा जाता है कि यही चंद्रगुप्त है। इसमें चंद्र के 2 विक्ट्री की चर्चा है, हाँ, एक बंग और एक बाहलिक। बंग बंगाल के लिए आया है, बाहलिक बल्ख अफगानिस्तान के लिए आया है। हाँ, ये भी चर्चा है कि
विष्णु ध्वजा वॉज होस्टेड एट विष्णुपाद पर्वत, यानी विष्णुपाद पर्वत पर विष्णु ध्वज लहराया गया। हाँ, और ये विष्णुपाद पर्वत किसके लिए कहा गया है? हिंदू कुश माउंटेन के लिए। तो ये आपके लिए यहां से सवाल बनेगा। इन सब महत्वपूर्ण चीजों को आप देखेंगे तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लें। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और आज के वीडियो का लास्ट सेगमेंट हम देखेंगे, जहां पे हम चर्चा करेंगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों की। नाउ वी हैव कम टू द फाइनल सेगमेंट ऑफ द वीडियो एंड हियर वी विल टॉक अबाउट 9 रत्नास ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। यहां पर हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों की बात करेंगे। इन्हें इंग्लिश में आप 9 जेम्स कह सकते हैं या 9 ज्वेल्स कह सकते हैं। ठीक है, 9 ज्वेल्स या 9 जेम्स। ठीक है, तो इनको 9 रत्नों की अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए, ये 9 रत्न जो रहते थे ना, ये उज्जैन में रहते थे। और मैंने शुरू में ही बताया था कि 2 कैपिटल था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का। एक तो मेन कैपिटल जो मुख्य राजधानी थी, वो तो मुख्य राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र में थी, और दूसरी राजधानी उज्जैन में थी। इसे सांस्कृतिक राजधानी या कल्चरल कैपिटल आप अंग्रेजी में कह सकते हैं। और ये कब बनाया गया था? आफ्टर विक्ट्री ओवर शकाज, शकों पर विजय के बाद इसे बना दिया गया था। और देखिए, मैंने ये बताया था कि मालवा और गुजरात वाले क्षेत्र में जो शक रहते थे उस पे चंद्रगुप्त सेकेंड या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने ये विजय पाई थी, और उसके बाद ही इसने अपनी उपाधि विक्रमादित्य और शकारी रखा था। ठीक है, उसके बाद उसने सिल्वर के कॉइन्स भी जारी किए थे। तो ये जो उज्जैन है मालवा वाले क्षेत्र में था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये एक बड़ी बात हो गई कि 9 रत्न रहते कहां थे भाई? तो उज्जैन में रहते थे। हाँ, सांस्कृतिक राजधानी थी उज्जैन, यानी कल्चरल कैपिटल थी। और इसे कब बनाया गया था कैपिटल? आफ्टर विक्ट्री ओवर शकाज या सीथियंस कह सकते हैं, शकाज या सीथियंस, शकों पर विजय के बाद। तो ये एक बात हो गई। अब देखिए 9 रत्नों की बात कर लेते हैं। 9 जो रत्न थे इनके, 9 जेम्स या 9 ज्वेल्स जो थे, एक तो कालिदास थे महाकवि। ये देखिए यहां भी मिलाने के लिए दे सकता है कौन क्या था। ठीक है ना, कौन क्या था ये मिलाने के लिए दे सकता है। तो कालिदास महाकवि, अमर सिंह शब्द कोशाकार, इनको अंग्रेजी में हम लेक्सिकोग्राफर कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद धन्वंतरी जो कि चिकित्सक थे, इनको आप फिजिशियन कहेंगे, डॉक्टर मत कहिएगा, फिजिशियन। वाराहमिहिर खगोल शास्त्री यानी कि एस्ट्रोनॉमर। ठीक है, यहां पे देखते जाइए, कालिदास महाकवि, अमर सिंह शब्द कोशागार यानी लेक्सिकोग्राफर, धन्वंतरी चिकित्सक यानी फिजिशियन, वाराहमिहिर खगोल शास्त्री एस्ट्रोनॉमर, वररुचि व्याकरणाचार्य यानी ग्रामेरियन, और वेताल भट्ट मैजिशियन था, ये जादूगर था। ठीक है, वेताल भट्ट जादूगर था। उसके बाद छपणक, ये ज्योतिष थे, रिलेटेड टू जेम्स एंड ज्वेलरी। देखिए जैसे स्टोन होता है ना, तो जैसे माणिक हो गया, हाँ, एमरल्ड हो गया, पन्ना हो गया, तो वो सब जो होते हैं ना, तो उन सब रत्नों के जो जानकार होते हैं, जो उनसे मतलब अगर देखा जाए तो उनसे क्या फायदा होता है, अगर ज्योतिष के हिसाब से सोचे तो उस हिसाब से ये छपणक जो थे ये ज्योतिष थे, रिलेटेड टू जेम्स एंड ज्वेलरी। ठीक है, शंकु वास्तुकार थे या आर्किटेक्चर आप कह सकते हैं, आर्किटेक्ट कह सकते हैं, आर्किटेक्चर नहीं। ठीक है, आर्किटेक्ट छपणक, और भटकर पर ये कूटनीतिक यानी कि डिप्लोमेट थे। तो यहां पर देखिए ये मिलाने के लिए आ सकता है, यहां से महत्वपूर्ण सवाल बनता है। बहुत सारे लोग कौन, ये भी आ सकता है इसमें से, हाँ, 3 इसमें से दे देगा और 1 कोई और दे देगा। कौन था जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से नहीं था? ठीक है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। या कई बार ऐसा होगा कि इसमें से कोई एक नाम देगा और 3 कोई और नाम दे देगा और कहेगा कि इसमें से कौन है जो चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से था, तो आपका आंसर वो हो जाएगा जो दिया रहेगा इसमें से एक नाम। तो इस तरह से सवाल बनता है, मैच करने के लिए भी दे सकता है। तो मैच करने के लिए ध्यान रखिएगा, कालिदास को सब लोग जानता है, ये नहीं देगा, हाँ, मुश्किल है कि ये देगा, बाकी सब में से दे सकता है। ठीक है, कालिदास वैसे ही जो महाकवि जो सब लोग जानता है। तो ये आपको बस याद रखना है कि कालिदास जो थे ये महाकवि हैं, अमर सिंह लेक्सिकोग्राफर शब्द कोशागार है, धन्वंतरी चिकित्सक फिजिशियन है, वाराहमिहिर खगोल शास्त्री एस्ट्रोनॉमर है, वररुचि व्याकरणाचार्य ग्रामेरियन है, वेताल भट्ट मैजिशियन यानी कि जादूगर है, छपड़क ज्योतिष है, रिलेटेड टू
जेम्स एंड ज्वेलरी, रत्नों से संबंधित। शंकु जो थे ये वास्तुकार यानी आर्किटेक्ट थे, और घटकर पर कूटनीतिक डिप्लोमेट थे। यहां पर नवरत्न रहते कहां थे? उज्जैन में। हाँ, उज्जैन क्या थी? तो चंद्रगुप्त सेकेंड या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सांस्कृतिक राजधानी थी, यानी कल्चरल कैपिटल थी। ये कब बनाया गया था ये कैपिटल? आफ्टर द विक्ट्री ओवर शकाज यानी सीथियंस। हाँ, शकों पर विजय के बाद। मैंने बताया कि शकों पे विजय कहां किया गया था? शक रहते थे मालवा और आपको गुजरात वाले क्षेत्र में, और मालवा वाले क्षेत्र में ही उज्जैन आता था। तो यहां से जो सवाल बनेंगे उसके लिए भी आपने पूरी तरह से उसको देख लिया। तो जितने भी सवाल चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से बनने वाले हैं वो सब हमने देख लिया। ठीक है, अब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय ही आता है चीनी यात्री फाहियान। ठीक है, तो उसके बारे में, हालांकि उसमें चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, लेकिन चूंकि वो उस समय आया है, ठीक है, इन्हीं के शासनकाल में, और 15 वर्षों तक लगभग 15 वर्षों तक भारत में रहा है, तो हम फाहियान पे भी एक वीडियो करेंगे, नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। So this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care. Keep smiling. Jai Hind.